अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास साहब, जो कि हैं ट्रैवलर, मोटिवेशन स्पीकर और राइटर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मारिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले मैं ट्रैवलिंग पे बात करना पसंद करूँगी। ट्रैवलिंग एक इंसान के लिए कितनी ज़रूरी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो इंसान को जो खुदा ने भेजा ना इस दुनिया में, मैं ये समझता हूँ जब हमने खुदा के पास वापस जाना है तो मेरे ख्याल से ये सवाल होगा कि इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई थी, पहाड़ हैं जिसमें दरिया हैं, खूबसूरत समंदर हैं, ठंडे पहाड़ हैं, सहरा हैं, ठंडे सहरा हैं, क्या ये सारा कुछ देख के आए हो तुम? तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है जो इतनी खूबसूरत दुनिया है, मरने से पहले एक दफ़ा जितना ज़्यादा हो सकता है वो ज़रूर देख लेना चाहिए। बिल्कुल सर, माशाल्लाह आपने बहुत ट्रैवलिंग की। पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया से लोगों को बोल रही है कि वो पाकिस्तान में आएँ, ट्रैवलिंग करें, प्रमोट करें पाकिस्तान की सकाफत को। और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, उसको प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। पहले पाकिस्तान में ट्रैवलिंग पाकिस्तान के लोगों को कितनी करनी चाहिए और बाहर से फॉरनर्स को कितना पाकिस्तान में आना चाहिए? हमारी पाकिस्तान वो हिस्सा है दुनिया का जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की सरफेसेस मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे समंदर भी है, बिल्कुल, दरिया भी हैं, यहाँ पे गर्म पहाड़ भी हैं, ठंडे पहाड़ भी हैं, और यहाँ पे ठंडे इलाके भी हैं, गर्म इलाके भी हैं, सहरा भी है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। फिर तारीख मिलती है, मुग़लों के दौर के आपको बहुत बड़े बड़े किले मिलेंगे आपको यहाँ पे। फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात है, पाकिस्तान में से 3 जो मज़ाहिब हैं उनका भी आगाज़ हुआ है। अच्छा। जैसे मोंजोदोड़ो और हड़प्पा से हिंदुज़म का आगाज़ हुआ। बिल्कुल सही। और जहाँ से स्टूपास हैं, जहाँ पे तख्तबाई मर्दान के करीब ये एक इलाका है, और टेक्सिला, यहाँ पे बुद्धिज़्म तहजीब जो है उसका आगाज़ हुआ था। और जो सिखिज़म है वो करतारपुर और ननकाना साहब। बिल्कुल। तो पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ से 3 मज़ाहिब का आगाज़ हुआ है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा टूरिज़म जो है ना वो स्पॉट पाकिस्तान इस हवाले से बन सकता है कि रिलीजियस टूरिज़म जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट हो सकता है। 8 करोड़ के करीब सिख हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। और जैसे ही इस गवर्नमेंट ने आते ही जो सबसे पहला छक्का मारा आता है, बहुत ज़बरदस्त वो छक्का मारा है कि वो सिखों के लिए करतारपुर के लिए वो इजाज़त दे दी है। और भी मैं पिछले दिनों में खुद भी गया था करतारपुर, और मैं देखता हूँ वहाँ पे सिख आते हैं। ये इसी तरह है जैसे आप अपने मक्का मदीना को हम जाते हैं अपनी इबादत करने के लिए, उनके ये रिलीजियस प्लेसेस हैं 2 दुनिया में, ननकाना साहब और करतारपुर। इसी तरह मोंजोदोड़ो और हड़प्पा, ये भी पुरानी तहजीबें हैं। इस तरह इस यहाँ पे पाकिस्तान में सकाफत भी मिलती है, मौसम भी इसके 8 हैं, फल सब्जियाँ ये चीज़ें भी मौजूद हैं। तो इतना इनरिच्ड कंट्री दुनिया में बहुत कम है। बिल्कुल। पाकिस्तान में ट्रैवलिंग की बात तो हमने कर ली। अब पाकिस्तान से बाहर के हवाले से बताइएगा। आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की, बताइएगा कि पाकिस्तान से बाहर हमें अगर मौका मिले तो हमें कितनी ट्रैवलिंग करनी चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, लोगों की सकाफत को कितना जज करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। मारिया, सबसे पहले जो सस्ते कंट्रीज़ हैं वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि अमूमन मुझे ये जब भी मैं ट्रैवलिंग की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं जी महंगी बहुत है, पैसे बहुत लगते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ ये ईरान आपके बिल्कुल करीब है, 20-25 हज़ार में आप ईरान होके आ सकते हैं। 20-25 हज़ार में? जी, आप बसेस पे जाएं, ट्रेन इस्तेमाल करें और आप वहाँ पे सफ़र कर सकते हैं। ठीक है। आपके करीब की जो कंट्रीज़ हैं आप पहले वो विजिट कर लें। जैसे श्रीलंका बड़ा सस्ता कंट्री है, उज़्बेकिस्तान है बहुत सस्ता कंट्री है, उनकी करेंसी पाकिस्तान से बहुत लो है, और वहाँ पे उनका मौसम भी बहुत अच्छा है, और वो बहुत कंट्री ऐसा है। अच्छा, हमारी एक उज़्बेकिस्तान की बड़ी खास बात है, वहाँ पे पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत है। अच्छा। 4-5 दुनिया में कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं। जैसे मलेशिया है, टर्की में भी पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं, श्रीलंका में बहुत इज्जत करते हैं पाकिस्तान की, इसी तरह उज़्बेकिस्तान के लोग बहुत इज्जत करते हैं पाकिस्तान की। फिर आपको खुशी होती है जब आपके साथ कोई बात करे और आपको कोई बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखे, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको मजा आता है। सर कुछ फेमस वाकया बताएं जो इंसिडेंट आपके साथ। देखिए, उज़्बेकिस्तान में मैंने शादियों का तरीका देखा। वहाँ पे लड़का लड़की आते हैं अपने दोस्तों को लेके, सहेलियाँ आ जाती हैं दुल्हन की तरफ से, दूल्हा की तरफ से उसके दोस्त आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे बुजुर्गों को इन्वाइट नहीं करते शादी में, बुजुर्गों को इन्वाइट नहीं करते, दोनों इकट्ठे होते हैं सुबह के टाइम और सारे शहर का वो चक्कर लगाते हैं, और आखिर में रात को जो दुल्हा है वो दुल्हन को अपने साथ ले जाता है। अच्छा, इससे जब मैंने गौर किया तो मैंने ये देखा कि जो सहेलियाँ आती हैं दुल्हन की और जो दोस्त आते हैं दूल्हे के, उनमें आपस में भी गपशप होती है, तो वहीं पे कोई ना कोई एक और शादी भी अनाउंस हो जाती है। वाह, मैंने देखा ये कितना आसान तरीका है
शादी करने का, क्योंकि जानना ज़रूरी होता है ना किसी के लिए शादी करना। और हमारे माशरे में तो मिलना जुलना और मेल जोल। अच्छा, एक बात और मैं देखता हूँ कि वैसे देखता हूँ मैं लड़कियाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, साथ मेडिकल साथ पढ़ाई कर रही हैं, सारा कुछ साथ हो रहा है, मार्केट में साथ फिर रही हैं। अगर वैसे थोड़ी सी उस वक्त बातचीत करने की बात हो कि जो आपको देखने के लिए आया है वो बातचीत करें जो कि हलाल है, उस पे सब लोग जो है ना उनके कान खड़े हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही। वो कहते हैं नहीं जी हमने अपनी बेटी को मिलवाना नहीं, जबकि वो सारा दिन बाहर लड़कों में ही रह रही है। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मार्केट्स में। सर यहाँ से एक और पॉइंट मुझे मिला, आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि शादी से पहले लड़का और लड़की को एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, कितना इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए? मेरे ख्याल से ये दोनों तरह की शादियाँ कामयाब भी देखी हैं, नाकाम भी देखी हैं। लव मैरिजेस की नाकामी की रेशो ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। हाँ जी। और जब लव हो तो जो प्रेमी होते हैं वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं उनके साथ एक दूसरे का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जा रहा होता है, तो लड़की समझ लेती है कहीं यही ऐसा ही होता है लड़का। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो जब वो 24 घंटे साथ गुजारते हैं तब पता चलता है कि नहीं, इसके अंदर ये भी बुरी आदतें हैं। अब जैसे किसी के डेट पे अगर जाना है तो वो लड़का बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े निकालेगा, बेहतरीन परफ्यूम निकालेगा और बड़े अच्छे से तैयार होके। अच्छा, अब ये जो बेस्ट दे रहा है ना, लड़की के दिमाग में वही स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि वो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। लेकिन दोनों तरह से है, जान के अगर आप करना चाहें तब भी कर लें, लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले आप अपना लाइफ का स्टेटस बड़ा अच्छा बनाएं ज़िंदगी में। बिल्कुल सही। फिर आप अगर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल। कॉम्प्रोमाइज़ेस हमारी ज़िंदगी में किस हद तक ज़रूरी हैं? क्योंकि अगर हम पहले देखें तो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि यार हमें हर स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए, लड़का लड़की दोनों के लिए होना चाहिए, लेकिन उम्मीद की जाती है कि हमेशा औरत ही सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करे। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और दोनों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ऐसा माओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो लड़के की प्लेट में 2 बोटियां ज़्यादा डालते हैं, लड़कियों को कम ट्रीट किया जाता है। अगर लड़के ने पढ़ना है तो वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अगर लड़की ने पढ़ना है तो वो कहते हैं सस्ते स्कूल में भी डाल दें, फिर भी ठीक है। आप गौर करें, जब लड़की की शादी होती है तो उसको जो सबसे पहला चैलेंज है वो सास से मिलता है। बिल्कुल सही। या उसकी नन से मिलता है। तो मेरे ख्याल से लड़कियों को औरतों को हुकूक देने चाहिए, मर्दों से हुकूक उनसे बाद में मांगने चाहिए। हाँ, ये बात आपकी पॉइंट बहुत ज़्यादा वैलिड है। सर, मोटिवेशन हर इंसान के लिए ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और किस स्टेज में ज़रूरी है? मेरे ख्याल से मोटिवेशन इसी तरह ही है जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, ये हमारे जिस्म की खुराक है जी। और मोटिवेशन आपकी इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की, आपकी इंटेलेक्ट की खुराक है। जैसे जैसे आपको मिलती रहेगी आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ मिलते हैं, आपको मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाने का आपको दिल करता है। आप जब मुख्तलिफ किसी की टॉक सुनते हैं तो अगर वो अपना कोई वाक़या बता रहा है, जैसे मैंने अभी आपको उज़्बेकिस्तान की बात बताई या ईरान की बताई, तो वो हो सकता है कोई लोग मोटिवेट होकर वहाँ पे जाना शुरू कर दें। तो ये एक तहरीक पैदा करती है मोटिवेशन। और ये अब नाम इसका आजकल निकला हुआ है मोटिवेशन स्पीकर्स का, लेकिन ये सदियों से काम हो रहा है। पहले ये काम स्कॉलर्स करते थे, फ़िलासफ़र्स करते थे, और अब जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो आ गए हैं मार्केट्स में, वो करते हैं, ये शुरू से ही काम हो रहा है। आपको क्या लगता है कितना इफेक्ट कर सकता है हमारी न्यू जनरेशन को कि स्कूल कॉलेजेस में अगर मोटिवेशनल स्पीकर आए और एक पीरियड ले, उसे कितना मोटिवेट कर सकते हैं बच्चे? अच्छा, ये मारिया बड़ी ज़बरदस्त बात की वैसे आपने। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इफेक्ट 5वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर वो ये काम कर लें तो मेरे ख्याल से वहाँ पे उस वक्त ना माइंड बड़ा नरम सा होता है, बिल्कुल बड़ा कच्चा सा माइंड होता है। आप उसको जैसे मोल्ड करते रहेंगे वो मोल्ड होता रहेगा, क्योंकि जब आप 15 साल 20 साल की उम्र में आते हैं तो आपके ख्यालात पक जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स भी पक जाते हैं, आप चेंज करने की सलाहियत आप में कम होती है। तो अगर उसमें हो, स्कूल लेवल में हो, तो इससे बेहतर बात और कोई नहीं हो सकती। सर, ये आपको लगता है कि इस पर काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वैसे तो हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा भी है कि कैरियर काउंसलर्स जो हैं वो स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी लेवल में और कॉलेज लेवल में होने चाहिए, जो उनकी सलाहियतों को बाहर निकाले। जो बच्चे बहुत डिसहार्ट हो रहे हैं आजकल, आपको देखें, कभी रिजल्ट से, कभी पेरेंट्स का प्रेशर है, कभी स्कूल का, कभी कॉलेजेस का प्रेशर है। तो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने कॉलेजेस और स्कूल्स में इस तरह की एक्टिविटीज़ को शुरू करें। क्या करें? देखिए, स्कूल में और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये तो सिखाया जाता है कि आपने एग्ज़ाम कैसे देना है, लेकिन ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, रिलेशंस कैसे डेवलप करने हैं लोगों से, और आपने ज़िंदगी की जो वर्क प्लेस है वहाँ पे लोगों से डीलिंग कैसे करनी है, ये नहीं सिखाया जाता।
और ये एक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ज़िंदगी गुजारने के लिए। जापान में पहले 5 सालों में वो मैनरिज्म, एथिक्स, ये इस तरह की सारी चीज़ें सिखाते हैं। देयर इज़ नो बुक एट ऑल। किसी से डील कैसे करना है, खाना कैसे खिलाना है, सॉरी कैसे कहना है, आपने किसी के साथ हेल्प कैसे करनी है, वॉलंटियर वर्क कैसे करना है, ये सारा कुछ ये इंकलकेट किया जाता है। अगर तो आप कोई चीज़ सिखाएंगे तभी लोग सीख सकते हैं, खुद ब खुद नहीं कोई सीख लेता किसी चीज़ को। सर, अगर ज़िंदगी में कोई इंसान डिसहार्ट है किसी भी स्टेज पे, शायद उसकी लव लाइन मुतासर है, या स्कूल कॉलेजेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या पेरेंट्स के साथ उसको कोई मसला है, आप क्या मैसेज देंगे ऐसे बच्चों को? पहली बात तो ये है कि वो शुक्र अदा करना चाहिए कि वो डिसहार्ट हुआ या वो किसी टेंशन में है, किसी परेशानी में है, क्योंकि जब इंसान टेंशन और परेशानी में होता है मारिया, तो वो खुदा के करीब हो जाता है। तो ये खुदा भी जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों पे इंसान को आजमाता है। लेकिन आप गौर करें, खुदा का एक ही दफ़ा कहना भी किसी बात को काफ़ी है, लेकिन खुदा कहता है इन्ना माअल उसरे युस्रन, इन्ना माअल उसरे युस्रा। हर तकलीफ़ के बाद आसानी है, बेशक हर तकलीफ़ के बाद आसानी है। तो ये तो फेजेस गुजरते रहेंगे, लेकिन समझाना ये चाहिए कि फ़ेल भी हो जाए अगर तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे फेलियर से इंसान ज़्यादा सीखता है। सक्सेस से मारिया अगर आप गौर करें तो इंसान इतना नहीं सीखता जितना फेलियर से ज़्यादा सीखता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों के जहन में पेरेंट्स ने एक चीज़ डेवलप कर दी है कि भाई तुमने फर्स्ट ही आना है, देयर इज़ नो सेकंड। अब जो बच्चे छोटे होते हैं, कोई रेस है या कोई कंपटीशन है या पेपर्स एग्जाम्स हैं, उनके जहन में ये बात ठूस दी जाती है कि भाई तुमने फर्स्ट ही आना है। तो सर, इसकी हमारे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे कि इस चीज़ को चेंज करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे इफेक्ट होते हैं? उनको ये देखना चाहिए मेरे ख्याल से कि दुनिया में जितनी जो हाई अचीवमेंट्स हुई हैं वो किन लोगों ने की हैं। वो उन लोगों ने की हैं जिनके नंबर्स कम आए हैं, या वो उन लोगों ने की हैं जो टॉपर्स रहे हैं। हमेशा जो टॉपर है ना वो 3rd डिवीजनर का एम्प्लॉय रहा है ज़िंदगी में। बिल्कुल सही। तो ये अगर वो करते रहेंगे, अब वैसे मैंने देखा है बहुत सारा चेंज भी आ रहा है। बिल्कुल। जो गेम है ना या जो एग्ज़ाम है उसको नॉलेज के लिए देना चाहिए, ना कि नंबर लेने के लिए। यही हमारा रवैया स्पोर्ट्स में भी है। हम जीतने के लिए खेलते हैं, खेलने के लिए नहीं खेलते। आप उस खेल से उस मोमेंट्स को भी तो एंजॉय कर सकते हैं। आप उस खेल से प्लेयर हासिल कर सकते हैं, आप उस खेल से बहुत सारी लर्निंग्स कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में जब सिर्फ जीत होगी तो जीतना तो एक नहीं होता है ना, तो बाकी तो डिसहार्ट हो जाएंगे। अगर वो चेंज अपनी सोच को नहीं करेंगे तो डिसहार्ट रहेंगे सारी ज़िंदगी। बिल्कुल सही। पेरेंट्स के लिए क्या काउंसलिंग होनी चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स हम अपने घर से सीखते हैं, बच्चा घर से सीखता है या स्कूल से सीखता है। तो अगर पेरेंट्स की काउंसलिंग, आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए? क्योंकि वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। मैं हाथ जोड़ के ना पेरेंट्स से एक दरख्वास्त करता हूँ कि पेरेंट्स ने जब अपनी एजुकेशन ख़त्म की जी, तो आप गौर करें मारिया, उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी किताब को हाथ नहीं लगाया होता, नहीं लगाया, किसी लेक्चर को नहीं सुना होता, बिल्कुल सही। किसी ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया होता। उनका दिमाग वहीं पर स्टक हो चुका होता है। अच्छा, अब आने वाले ज़माने में बहुत सारी नई लर्निंग्स आ चुकी होती हैं, नए फ़लसफ़े आ चुके होते हैं, नए बिलीव्स बन जाते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। जो पेरेंट्स अपने आप को इंटेलेक्चुअली अपडेट नहीं करेंगे वो बच्चों को भी वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। बच्चा ज़्यादातर आप अगर गौर करें तो माँ जैसा ही होता है, जैसी माँ होगी वैसा ही बच्चा होता है। क्योंकि पहले 10 सालों की ज़िंदगी में वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी कॉन्सेप्ट, फ़िलासफ़ी, आइडियोलॉजी खुद से अडॉप्ट नहीं करता। उसको रिलीजन भी दे दिया जाता है। उसको अगर वो राई घराने में पैदा हुआ तो वो राई कहलाएगा अपने आप को। अगर वो बुद्धिस्ट के घर में पैदा हो गया तो वो अपने आप को बुद्धिस्ट कहलाएगा। तो उसकी जो पहली 10 ईयर्स की जो थिंकिंग है ना, थॉट जो प्रोसेस है, उसमें उसका ज़ाती किरदार कोई नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स आगे आने वाले वक्त में देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट ठीक है, खुद रिसर्च करें, खुद से सोचेंगे, तो मेरे ख्याल से उनका थॉट प्रोसेस ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले आपको जिस घराने में आप पैदा हुए हैं, आपको उस कॉन्सेप्ट की नफ़ी करनी चाहिए। इसलिए कलमा भी जो है वो ला से शुरू होता है। ला नहीं है कोई। वैसे भी तो लिखा जा सकता है खुदा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, ये भी लिखा जा सकता था, लेकिन शुरू हो रहा है ला से। पहले आपको अपने तमाम आइडियोलॉजीज़, फ़िलासफ़ीज़ और कॉन्सेप्ट्स को इनकार करना पड़ेगा। उसके बाद नई रिसर्चेस करके कुछ अपनी ज़ात से खुद से अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। सर, कितने लोग अपनी ज़ात से या खुद से अडॉप्ट करते हैं? बहुत कम। देखिए, ये तो दुनिया में 1-1.5% लोग ऐसे होते हैं। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह अडॉप्ट करनी चाहिए, किस तरह इन चीज़ों को करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वो जिस घराने में पैदा हुए हैं उस पर बिलीव ना करें, उस कॉन्सेप्ट को। मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पे गौर करें,
मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएं, मुख्तलिफ़ स्टडीज़ करें, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलें, अपने घर से बाहर निकलें, मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थॉट में बैठना शुरू करें। इस नीयत से ना बैठें कि मैं इसको गलत साबित करूँगा, इस नीयत से ना बैठें कि मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है, इसका गलत है। बस सुने, 4-5 साल सुनते रहें लोगों को, फिर फैसला करें बाद में। सर सुनना बड़ा मुश्किल है आजकल की जनरेशन के लिए, इसके लिए भी कोई आइडिया बताइए कि किस तरह से हमारे जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो आपके नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा होता, क्योंकि आपके दिमाग में जो बात है वो ही आप रिपीट कर रहे होते हैं। जब आप सुनते हैं तब आपके नॉलेज में इजाफा होता है। और जो वाइज लोग होते हैं वो सुनते हैं, और जिनके पास नॉलेज होता है वो बोलते हैं। अब आप फैसला कर लें कि आपने विजडम की तरफ जाना है या आपने एक मीडियोकर सा नॉलेजेबल पर्सन बनना है। बिल्कुल सर, आप माशाल्लाह से राइटर भी हैं, अपनी बुक्स के बारे में बताइएगा। देखिए, मैं तसव्वुफ़ पे मेरी किताबें हैं ज़्यादा, और मैं ना मारिया, मैं कोई मसला आता था ना, मैं किसी उलमा इकराम से पूछता था, मुझे तसल्ली नहीं होती थी। मैं कहता था नहीं, इस जवाब से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना वो एज़ इट इज़ चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता था। फिर वही सवाल मैं मुख्तलिफ़ लोगों के पास लेके जाता था, नॉन रिलीजियस लोगों के पास भी, रिलीजियस लोगों के पास, फ़िलोसफर्स के पास, एजुकेशनिस्ट के पास। इस तरह फिर जब बहुत सारे उस सवाल के मुझे जवाब मिलते थे, तब जाके मुझे तसल्ली होती थी। तब मुझे किसी एक का जवाब पसंद आता था, या मुझे सारों जवाबों में से उसका मैं एक अख़ज़ करता था, एक जवाब, और मैं उस जवाब को एक्सेप्ट कर लेता था। इसी तरह मैंने अपनी किताब में भी ये पैटर्न दिया कि मैंने 256 क्वेश्चंस मुख्तलिफ़ सूफिया इकराम से, मुख्तलिफ़ लोगों से पूछे, और फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ जवाबात दिए। मेरे ख़्याल से आपका लर्निंग पैटर्न जो है वो एक ही सवाल को बहुत सारे लोगों से करने को आता है। इसलिए फिर मैंने उसकी तरतीब दी, और मैंने चाहा कि लोग, क्योंकि सूफीज़म मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये एक सॉफ्ट लिविंग का तरीका है। ये हार्ड नहीं होते, लोग प्यार करते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को, और उनके साथ गपशप लगाते हैं, प्यार का दर्स देते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये जो थॉट है ये प्रमोट होनी चाहिए। इसके लिए आपने कहाँ पे ट्रैवलिंग की इस बुक को लिखने के लिए? इसमें जी मैंने प्रोफेसर अहमद रफ़ी अख्तर साहब के पास गया, बिलाल कुतुब साहब के साथ मैंने टाइम लगाया, अब्दुल्ला भट्टी साहब के साथ, बाबा याया खान साहब के साथ, बाबा इरफानुल हक साहब के साथ, और या मकबूल जान हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनके साथ मैंने वक्त गुजारा, इनके लेक्चर्स अटेंड किए। जहाँ जहाँ भी ये होते थे वहाँ मैं जाता था। एमनाबाद मोड़ पे सत्यान शाह साहब बैठा करते थे। ही वॉज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल, अब तो ज़िंदा नहीं रहे, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ दिस ईरा। तो उनके पास गुजरांवाला एमनाबाद मोड़ जाया करता था। मैं सुनता रहता था, पहले सुनता रहा, फिर इंडिविजुअल मुलाकातें की, हर किसी के किसी मौजू पे उनके साथ गुफ्तगू की, फिर उसको राइटअप किया। अच्छा सर, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आपने ईरान में भी अपनी बुक लॉन्च की थी। ईरान में नहीं, ईरान की एम्बेसी में। ईरान की एम्बेसी में, इसके हवाले से भी कुछ बताइएगा। जी मैं वहाँ पे वैसे ही ईरान में ईरानी मूवीज़ देखने जाया करता था। अच्छा। ये मूवीज़ का मुझे बड़ा शौक़ रखता हूँ मैं। और जो ईरानी सिनेमा है ना, हमारी, आपको हैरान होंगी ये बात सुन के, ये लोगों को ज़्यादा नहीं पता होगा, ईरानी सिनेमा इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड। ज़बरदस्त। कोई भी आज तक भी, जब से ऑस्कर शुरू हुआ है, कोई भी ऐसा ऑस्कर नहीं हुआ जहाँ पे ईरानी फिल्म की नॉमिनेशन ना हुई हो। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। जी, उनका आर्ट जो है ना वो बहुत हाई है, इसलिए मैं वहाँ जाया करता था और वहाँ मूवीज़ देखा करता था। फिर मेरी दोस्तियाँ होगी वहाँ के लोगों के साथ, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने इस एम्बेसी में आपकी बुक लॉन्च करनी है, जो यहाँ पे लाहौर में कौंसलेट है जिनकी। फिर वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को बुलाया और वहाँ पे फिर मैंने बुक लॉन्च की। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, किताब लिखने का एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही किताब का मुझे टाइटल आया तो मैंने अपने फेसबुक पे लगाया। तो फेसबुक पे लगाया और मैंने सोचा कि मैं अब ये देखूंगा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे लाइक्स आएंगे, मैं अब ऑथर हो गया हूँ। क्योंकि किताब भी आपकी औलाद की तरह होती है, आपको जितनी औलाद से मोहब्बत होती है इसी तरह किताब से मोहब्बत होती है। लेकिन वो कोई ख़ास कमेंट्स नहीं आए, मुझे बड़ी मायूसी सी हुई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बड़े कमेंट्स आएंगे और बड़े इसके लाइक्स मिलेंगे। बहरहाल कुछ ही दिन बाद मैंने एक गाड़ी अपनी चेंज करनी थी, मैंने गाड़ी चेंज की। मेरे दोस्त हैं ताहिर खुर्शीद साहब, उन्होंने अपनी फेसबुक पे मेरी फ़ोटो लगा दी गाड़ी के साथ। तो मैं कैजुअली बस चलता गया, तो मैं ये वहाँ से डिफेंस से गाड़ी ली और मैं जब यहाँ पहुँचा तो उसके 150-200 कमेंट्स और लाइक्स आ गए। इस वाक़े ने ना मुझे हिला दिया। मैंने सोचा कि गाड़ी तो मैंने अपने लिए ली है, लोगों को इतनी खुशी क्यों हो रही है मेरी गाड़ी लेने पे, और जो किताब है वो लोगों के लिए लिखी है, उस पर पजीराई नहीं मिल रही मुझे। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग मटेरियल से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। इसलिए शेख सादी फरमाते थे कि मैं
मटेरियल जो है वो गेन करता हूँ, ताकि जब मैं अमीरों की महफिल में बैठूँ तो अपने आप को कमतर महसूस ना करूँ। इल्म इसलिए हासिल करता हूँ कि अगर उलमा की महफिल में बैठूँ तो अपने आप को कमतर महसूस ना करूँ। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास मिलें तो फिर लोग ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आपसे। बिल्कुल सही। अपनी अगली बुक के बारे में बताइएगा। देखिए मैं एक सफ़रनामा लिख रहा हूँ मैं। अच्छा। जो मैंने 15 ममालिक जो मैंने फिरे और जो मेरे वहाँ पे, थोड़ा सा बताएं क्योंकि ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। बताइए अपने कौन कौन से ममालिक का विजिट किया और आपको सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगा? देखिए अच्छा, श्रीलंका में भी बड़ा उनका रिच कल्चर है और वहाँ भी मैं एक मेडिटेशन का कोर्स करने के लिए गया था और वहाँ भी लोग बड़ा पसंद करते हैं ट्रैवलिंग को, टूरिस्ट को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। फिर मैंने फ्रांस में वक्त गुजारा, जर्मनी में, यूके में बहुत जाता हूँ क्योंकि यूके का मुझे इन्वायरमेंट बहुत पसंद है। लर्निंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे। बहुत सारे वहाँ लेक्चर्स हो रहे होते हैं, मूवी शोज़ चल रहे होते हैं, छोटी छोटी जगहों पे बैठक हो रही होती हैं जहाँ पे वो कोई ना कोई फिलोसफिकल थियोलॉजिकल डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। दुबई में क्योंकि पैदा हुआ था, दुबई में रहा काफ़ी अर्सा, ओमान गया, सऊदी अरब गया, टर्की देखा मैंने 2-3 दफ़ा मैं। टर्की कैसा लगा आपको? देखिए टर्की से भी मेरी बड़ी मोहब्बत है और मुझे वो इतना रिच उनका हेरिटेज है, इतना रिच कल्चर है कि आप वहाँ गुम हो जाते हैं। वहाँ पे हज़रत अयूब अंसारी का रोज़ा है और फिर वहाँ पे जो तारीख़ी मुकामात हैं, मुझे तारीख़ी मुकामात देखने का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे शौक, मुझे लगता है कि मैं हिस्ट्री में चला गया हूँ, फिज़िकली मैं हिस्ट्री में चला गया हूँ। जब उज़्बेकिस्तान गया तो मुझे वहाँ पे 1 अप्रैल को, जैसे हम अप्रैल फूल मनाते हैं, वहाँ पे वो मुल्ला नसीरुद्दीन की बर्थडे मनाते हैं। अच्छा। जी, बुखारा में वो एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। लकीली हम उन दिनों में वहाँ पे थे जब वो फेस्टिवल वहाँ पे चल रहा था, तो वो अटेंड किया और वो फेस्टिवल जो था वो बहुत फैसिनेटिंग था। वो बहुत सारे वहाँ पे करतब हो रहे थे और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी। कोई म्यूज़िक कर रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई रस्सी पे चल रहा है। तो वो ये सारा फेस्टिविटी जो है वो पूरे शहर में वो ऑर्गेनाइज होती है। बैठे बैठे मुझे मोटिवेट कर दिया उज़्बेकिस्तान जाने के लिए। ये होती है एक मोटिवेशनल स्पीकर की खासियत कि बैठे बैठे आपने मेरे लिए एक ऐसा खाका बना दिया कि आई मस्ट गो टू। और कोशिश कीजिए कि आपकी डेट्स में 1 अप्रैल आ जाए। अच्छा, ज़बरदस्त। अगर वो 1 अप्रैल आ जाएगी तो वो जो इमाम बुखारी जहाँ पे रहा करते थे, उनका जो बुखारा में वहाँ पे आपको वो फेस्टिवल मिल जाएगा अटेंड करने के लिए। सर इंडिया गए हैं आप? नहीं, इंडिया नहीं मैं जा सकता। सर इंडिया भी फुल ऑफ कल्चर है, आप क्या फ्यूचर में जाना चाहते हैं? देखिए जी, इंडिया जाएं तो फिर वो मसाइल बड़े आ जाते हैं हमारे। सर इंशाल्लाह ताला मुझे इससे उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरह करतारपुर खोला है, डेफिनेटली आगे चलकर दोनों मुल्क, क्योंकि हमारे बहुत सारे देखने वाले जो हैं वो इंडिया से भी हैं और वो डेफिनेटली चाहेंगे कि वो पाकिस्तान आएँ और हम भी इंडिया जाएँ। तो अगर आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप कहाँ पर, कौन सी जगह विजिट करना चाहेंगे? डेफिनेटली ताजमहल तो सबसे पहले देखेंगे। बिल्कुल सर, गोल्डन ट्रायंगल देखने का मुझे भी बहुत शौक है। वहाँ देखेंगे और जहाँ पे ये सिखों का जो जहाँ वो गोल्डन का उन्होंने एक बनाया, गोल्डन टेम्पल भी है, गोल्डन टेम्पल, वहाँ जाऊँगा मैं। और जो उनकी मजहबी जो पुराने मंदिर हैं वो देखूंगा मैं वहाँ जाके। बिल्कुल सर, कले भी हैं बहुत ज़्यादा दिल्ली में और मुझे जो पसंद है, मैं राजस्थान जाना चाहती हूँ। राजस्थान में भी एक कल्चर है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने पहल की है तो इंडिया को भी करनी चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और बचपन से अगर मैंने वो एक्ट्रेसेस एक्टर को देखा हुआ है, वो भी हमने, और वो बड़े शौक से हम देखते थे। मतलब मुंबई भी जाना चाहेंगे आप? मैं कोई ऐसी जरूर एक्टिविटी में जाना चाहूँगा जहाँ पे ये सारे इकट्ठे कहीं मिल जाएं और इनसे गपशप हो जाए। अभी तो मदाम तसाओ में है लंदन। मदाम सर मैं लंदन अभी जा नहीं सका वैसे, क्योंकि वहाँ पे ना लाइन बड़ी लंबी लगी होती है। 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो मैं अगले चक्कर में शायद हो सका है मैं वहाँ पे चक्कर लगाऊं इंशाल्लाह। आपका फेवरेट मुल्क कौन सा है पाकिस्तान? देखिए मैं वैसे ना हमेशा से कंफ्यूज रहता हूँ यूके और टर्की में। जब मैं टर्की जाता हूँ मैं टर्की अच्छा लगने लग जाता है, यूके जाता हूँ यूके अच्छा लगने लग जाता है। अच्छा। लेकिन जब मैं दोबारा बार बार कंपैरिजन करता हूँ तो मैं यूके मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी वजह ये है कि टर्की में ना आप गूंगे बहरे हो जाते हैं, उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती, ना उर्दू समझ आती है। कभी अच्छा नहीं है गूंगा बहरा होना? नहीं, अच्छा है, लेकिन मैं ना ज़्यादा पसंद करता हूँ गपशप लगाना लोगों के साथ। जब आप कहीं जाते हैं तो आप जब तक उनके कल्चर में डीप डाउन नहीं जाते या उनकी किताबें नहीं पढ़ते या लिटरेचर उनके आप लाइब्रेरीज में नहीं जाते, फिर आपको समझ नहीं आती। तो मुझे यूके में जाके इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स के लोग होते हैं, गपशप लग रही होती है, सेशंस हैं, तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे वहाँ पे तकरीबन 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी हैं, फिर पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत मिलते हैं। तो उनके साथ भी जब गपशप करते हैं तो फिर बड़ा मजा आता है। वहाँ के पाकिस्तानियों में और पाकिस्तान के पाकिस्तानियों में कितना फ़र्क है? मैंने तो अपने पाकिस्तानी बेहतर देखे हैं, वहाँ पे तो मैंने बड़े रिजिड लोग देखे हैं। अच्छा। जो काफ़ी 30-35 साल पहले जा चुके थे, उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो नहीं हुई, वो रुक चुकी है और ना ही किसी ने अपने डिग्रीज को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। हाँ, उनकी जो औलादें हैं वो जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं वो कुछ कदरे बेहतर है, जो कल्चर में अपने आप को मिक्स कर लेती हैं,
गोरों के साथ भी बैठ जाते हैं, वो जर्मन्स के साथ भी बैठ जाते हैं। तो जो लोग सिर्फ आइसोलेटेड हैं ओनली फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनकी तो इतनी खास डेवलपमेंट नहीं हुई। जिन लोगों ने अपने आप को उस कल्चर में इन किया है वो ज़्यादा बेहतर उनकी सोच है। सर आपका कहीं पे मैं इंटरव्यू देख रही थी और आप कह रहे थे कि उज़्बेकिस्तान में लोग अपने ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। इसके बारे में प्लीज बताइएगा। जी, वहाँ पे जब हम गए तो हमने जैसे कहा कि हमने कॉफ़ी पीना चाहते हैं, वो कहते यहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी कोई नहीं होती। अच्छा? आप हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो कहते हैं 5-6 दिनों के लिए आप आए हैं यहाँ पे, ये सारा कुछ तो आपको ब्रांड्स आपके लाहौर में पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके खा लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आप हमारा फूड है उसको ट्राई करें। अच्छा। क्योंकि फिर मैंने यही देखा कि आपको जिस कंट्री में जाना चाहिए जाएं, उधर की चीज़ें अपनानी चाहिए ताकि आप 5-6 दिनों के लिए उनके हो जाएं। वो एक तो ये बात कि इसलिए भी उनका कल्चर बड़ा रिच है, और दूसरी एक और बात कि वो जब ब्रांड्स आते हैं ना, इंटरनेशनल ब्रांड्स, तो वो पैसा निकाल के आपके मुल्क से वापस ले जाते हैं। ये बात तो जो वहाँ का जो रोज़गार है लोकल लोगों का, वो डेवलप नहीं हो पाता। तो पाकिस्तानियों को इस पे क्या करना चाहिए? अपने मुल्क, हमारे मुल्क में बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से तो अपनी चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपनी चीज़ें परचेज़ करेंगे ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी। लेकिन हम थोड़ी सी मेरे ख्याल से कम्प्लेक्स कौम है, हमें इंटरनेशनल ब्रांड ज़्यादा इंस्पायर होते हैं हम उनसे। तो मेरे ख्याल से अपनी चीज़ें हैं, अपनी प्रोडक्ट्स हैं, उनको कहीं अगर नहीं अवेलेबल, जैसे इंसुलिन है जो शुगर के लिए लगाते हैं, वो अगर नहीं अवेलेबल, आपकी जान का ख़तरा है, तो वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन जितना हो सकता है अगर आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो पाकिस्तान में रोज़गार भी डेवलप होगा और आपकी एक मोहब्बत भी होगी पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने प्रमोट करना शुरू किया है कि जी सियाहत को प्रमोट करें और पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों को भी, जितने पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में, उनको भी पाकिस्तान आना चाहिए, ट्रैवलिंग करनी चाहिए और टूरिस्ट को आना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं खान साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान का ये पहला वज़ीर आज़म है जिसने टूरिज़्म की बात की है। बिल्कुल सही। इससे पहले मैंने आज तक ना किसी प्रेसिडेंट के मुंह से ना किसी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये बात सुनी, क्योंकि मोहब्बत होती है ना, इंसान को जिस चीज़ से मोहब्बत होती है वो चाहते हैं कि लोग उसको देखें आके। और खान साहब को डेफिनेटली अपनी कौम से, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। यहाँ पर सॉरी आपको काट रही हूँ, पहले तो हम लोगों को पूरी दुनिया में इस इमेज से जाना जाता था कि हम टेररिस्ट हैं, जो कि हम नहीं हैं। जी जी, ठीक है। हम टूरिज्म को फ़रोग देना, हमारे वज़ीर आज़म ने ये बात शुरू की थी, टूरिज्म को फ़रोग देना चाहिए, तो इससे कितना अच्छा इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हो रहा है। और जब से पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है, पूरी दुनिया की नज़रें हम पर लगी हुई है कि भाई हम टूरिस्ट कौम है, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, हम अच्छी कौम है, हम नहीं चाहते कि टेररिस्ट हमारे मुल्क में छापा लगाएंगे जी छापा, हम टेररिस्ट हैं। एक ड्रामा आया था इश्क़ ममनू, हो सकता है आपने देखा हो, टर्की में। वो जो पाकिस्तान में लगा था ना ड्रामा, तो पाकिस्तान में तहलका मच गया था एक दफ़ा, और उनका टूरिज़्म 4-5 गुना बढ़ा उस ड्रामे की वजह से, सिर्फ क्योंकि ज़्यादातर लोग टर्की की तरफ रुझान नहीं था। पहले पाकिस्तानियों का रुझान जो था वो दुबई की तरफ था, सऊदी अरब की तरफ, मलेशिया की तरफ। तो अभी भी पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास तुम हो ड्रामा तो आपने भी डेफिनेटली देखा होगा, और जिस हद तक उस दिन कौम रोई है, मेरे ख्याल से अगर उससे थोड़ा सा कम भी किसी ऑब्जेक्टिव के लिए रोती या खुदा की याद में ही रो लेती, तो मेरे ख्याल से गुना सारे मुल्क के जो है वो धुल जाने थे। सर आपने देखा कि थिएटर्स में वो ड्रामा लगा, और देखिए सिनेमाज भी बड़े खुश हुए, क्योंकि काफ़ी अरसे से आज इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल रश नहीं लग रहा था। अच्छा, अब ये इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, अब इस ड्रामे को हम अपना फेस बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी प्रोडक्शन है और बड़ा ये टची ड्रामा है, लोग रोए भी, इंजॉय भी किया, उसमें कुछ हैप्पीनेसेस भी हैं, सैडनेस भी है उसमें। अब इस ड्रामे को अगर कन्वर्ट कर दें अरबी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, चाइनीज़ लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, स्पेनिश में, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज चला जाएगा। बिल्कुल, उनको पता चलेगा ये तो ड्रामे होते हैं, ये तो आर्ट लवर लोग हैं, ये तो कल्चर भी पसंद करते हैं। वैसे भी जो हिट ड्रामे हैं पाकिस्तान के, मेरे ख्याल से अगर वो इन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हों, जैसे इश्क़ ममनू कन्वर्ट होकर पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज में आया और हमने देखा और उनका टूरिज़्म 5 गुना बढ़ गया, तो जब कल्चर जाता है ना, आपका म्यूज़िक जाएगा दूसरे मुल्कों में, आपकी मूवी जाएगी, आपका ड्रामा जाएगा, आपका आर्ट जाएगा, तब जाके आपका एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट होता है दुनिया में, तो फिर लोग आना चाहते हैं वहाँ पे। सर शाहरुख खान साहब की अक्सर फिल्में चाइना में बहुत ज़्यादा बिजनेस करती हैं, आमिर खान की भी करती हैं। आमिर खान की भी बहुत सारी फिल्में हैं जो चाइना में बिजनेस करती हैं। मतलब चाइना तो हमारा वैसे ही दोस्त है, हम अपने ड्रामों को चाइनीज़ में
डब करके वहाँ पर भेज सकते हैं। हमारी ये जिन लैंग्वेजेस का मैंने जिक्र किया आपसे, ये दुनिया की बड़ी लैंग्वेजेस हैं और दुनिया में तकरीबन 7 अरब लोग हैं, 6 अरब के करीब जो लोग हैं वो यही लैंग्वेज बोलते हैं। उर्दू तो हमारी अपनी है, चाइनीज़ है, जैसे अरबी है, फ्रेंच है, इंग्लिश है। तो फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ना, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में पाकिस्तान की पेनिट्रेशन शुरू हो जाएगी। सही। और वो जब आर्ट को जब लोग देखेंगे, जब म्यूज़िक जाएगा पाकिस्तान से, जब आर्ट जाएगा, ड्रामा जाएगा, मूवी जाएगी, तो सॉफ्ट इमेज क्रिएट होगा। अभी तो जैसे हमारा अफ़गानिस्तान का जो इमेज है हमारे लिए, तो इसी तरह पाकिस्तान का भी कमो बेश मिलता जुलता यही इमेज है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, मसाइल, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, नो सिक्योरिटी। तो जब आर्ट डेवलप होता है ना, तब जाके आपका मुल्क भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। आप कभी भी अरब कंट्री में जाएं, आप उनसे इंग्लिश में बात करनी शुरू करें, वो पूछते हैं कि आप इंडियन हैं, वो उर्दू में शुरू हो जाएंगे आपसे बात करने। इतने शौक से वो देखते हैं, और वो इंडिया में ही देखते हैं, इंडियन लैंग्वेज में ही देखते हैं मूवीज़। इतनी देखी उन्होंने, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री बड़ी है उतना ज़्यादा रेवेन्यू आता है उनको। वो एक बहुत बड़ा, जो इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा फेस है दुनिया के लिए वो। तो इसमें इसने बहुत ज़्यादा, आपने जो डबिंग की बात की, इसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया इंडियन फिल्मों को, क्योंकि हर दुनिया में अलग लोग हैं, वो तो नहीं समझ सकते हिंदी। जी बिल्कुल। तो आपने जो बात बताई। अच्छा सर, आप माशाल्लाह ऑथर हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक ऑथर को अपनी बुक को प्रमोट किस तरह से करना है? जो नए ऑथर हैं, जिन्होंने नई बुक लॉन्च की है अपनी, उसको प्रमोट किस तरह से किया जाए? मेरे ख्याल से प्रमोशन के 5-6 वेज़ हैं। या तो वो मुख्तलिफ जगहों पे वीडियोस टॉक्स करवा लें, उस पर किसी को अपनी किताब दें, कहीं तबसरा कर दें मेरी किताब पे। दूसरा, कॉलम्स लिखवाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं उनको वहीं कॉलम लिखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। फिर वो जाके ना मुख्तलिफ वेब टीवीज़ पे या टीवी चैनल्स पे अपनी किताब पे बात करें कि हमने इस किताब का पर्पस क्या है और ये क्यों लिखी गई है, इसके कंटेंट्स क्या हैं। उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली बताएं, उसमें कुछ तजस्सुस रखें, उसमें कुछ उसका कंटेंट शेयर करें। तो इस तरह से जब आप बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पे आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा अगर उस कंटेंट में डेप्थ है तो वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, लास्ट में व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बहुत सारे हो गए मेरे ख्याल से। एक और दे दें। वैसे मैसेज ना मारिया गौर करें, मैसेज बहुत जल्दी लोग मानते कोई नहीं मैसेजेस ज़्यादा। मैं वैसे हमेशा एक बात ज़रूर करता हूँ कि आप जो ज़िंदगी का जो अपना वक्त है वो अपने से बेहतर लोगों में गुजारें। जब आप अपने से बेहतर लोगों में बैठना शुरू करेंगे तो आप अल्टीमेटली उन जैसे हो जाएंगे। लेकिन सर हम लोग तो हमेशा अपने आप को बेहतर समझते हैं, परफेक्ट और बेहतर, तो इसको जज करना कितना मुश्किल है कि हम लोग जो हैं, हर बंदा सोचता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं। तो इसका क्या फॉर्मूला है कि हम अपने आप को बेहतर कम? स्टीफन हॉकिंग दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है पिछले दिनों। उनसे पूछा गया कि आपने ज़िंदगी से क्या सीखा, इतनी ज़िंदगी आपने गुजारी, क्योंकि द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ही वाज न्यूटन, और उसके बाद उसको दर्जा दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आई डोंट नो। जब इंसान ये सोचता रहे कि मुझे नहीं आता, तो उसको इल्म की जो मंजिलें हैं वो तय करता रहता है। अगर जो कहता है कि मुझे आ गया है, तो फिर वो उसका वहीं पे लॉक लग जाता है और उसकी जो ज़हनी सतह है वो वहीं पे रुक जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब आपका। शुक्रिया मारिया।